नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 24 जुलाई 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने सैटरडे का वीडियो अपलोड नहीं किया है, बट समहाउ मैं इनफैक्ट गो थ्रू तो कर ही लिया था सारे न्यूज़ को। मुझे बस थोड़ा टाइम की कमी थी एंड जैसे मैंने आपको बताया, नया सिटी शिफ्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा वीकेंड वगैरह ही टाइम मिलता है ये सब करने का। बट आप ये चीज़ का टेंशन मत लीजिए, सैटरडे को बहुत ज़्यादा न्यूज़ था नहीं और मैं कवर कर दूंगा। जैसे कि एक आर्टिकल था नर्स रिलेटेड लेके, भाई इंडिया में नर्स के कितने शॉर्टेजेस हो रहे हैं, कैसे अब्रॉड माइग्रेशन हो रहा है। फिर कुछ ऐसा न्यूज़ था कि भाई सैलरीड एम्प्लॉयज़ कैसे टैक्स स्कैनर से बचे और कैसे उनको नोटिस दिया जा रहा है चाहे अलाउंस को लेके, भाई कितने फॉल्स उन्होंने क्लेम किया था। तो उस टाइप के 2-3 आर्टिकल्स थे और बाकी तो कंपनी रिलेटेड आर्टिकल्स भी कई सारे थे। तो मैं आपको लिए ये एनालिसिस कवर कर दूंगा। 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं अवेलेबल करवा दूंगा ये वीडियो में। फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं मंडे के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में। नंबर 1, फेट ऑफ टाटाज यूके स्टील बिजनेस हिंजेस ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट। देखिए, टाटा का जो बिज़नेस है, अभी आपको पता है टाटा ने हाल फिलहाल में 3 to 4 बिलियन पाउंड्स का इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट किया है ईवी को लेके कि भाई हम बैटरी प्लांट सेटअप करेंगे यूके में। तो और उधर से वो कैटर करेंगे यूरोप का मेनली मार्केट। तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आप ये देखिए टाटा जैसे ग्रुप प्लानिंग कैसे करती है। इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया 3 to 4 बिलियन ग्रुप, और इनका एक ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन चल रहा है कि भाई गवर्नमेंट का एक्चुअली एक प्रोग्राम था कि भाई आप जो है अपने स्टील बिजनेस में, जितने भी जो स्टील बिजनेसेस है यूके में, वो लोग अपने प्लांट को रिवाइव करेंगे। और क्योंकि यूके का जो आपका जो नेट एमिशन का जो टारगेट है, नेट ज़ीरो का जो टारगेट है, वो 2050 है। तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि भाई स्टील बिजनेसेस जो भी अब फर्नेसेस लगाएंगे वो अपने कार्बन इंटेंसिव लगाएंगे, मतलब कार्बन वो लगाएंगे, लेस कार्बन एमिशन वाला लगाएंगे। तो अब इस पे क्या हो रहा है कि यूके के जो बिज़नेस है, स्टील बिज़नेस, जो कि टाटा का जो मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट है, एज इन यूके का वन ऑफ द लार्जेस्ट है टाटा का जो स्टील प्रोडक्शन का जो बिज़नेस है, उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अभी प्रॉफिटेबल है नहीं। और गवर्नमेंट ये सब चीज़ का नॉर्म्स लेके आ रही है। तो टाटा बोल रही है कि ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हम ये बिज़नेस को कंटिन्यू करें और इस अपने टेक्नोलॉजी को रिवाइव करके लेस कार्बन इंटेंसिव बनाए इसे, तो आप हमें सपोर्ट करो। जितना भी प्लांट का खर्चा लगेगा 50% हम देंगे, 50% आप दो। तो अब गवर्नमेंट जो है, अभी तक ये नेगोशिएशन में चल रहा है, हो सकता है गवर्नमेंट करे भी, हो सकता है गवर्नमेंट ना भी करे। तो टाटा का ये कहना है कि चलो ठीक है, अगर गवर्नमेंट एग्री कर जाता तो वेल एंड गुड, नहीं करता है तो हम अपना एक बैकअप प्लान बना के रखेंगे कि हमें एग्जिट कैसे करना है यूके से। तो उसमें से एक बैकअप प्लान ये भी है कि भाई जितने भी जो एम्प्लॉयज़ मेरे स्टील बिज़नेस के, हम जितना हद तक ट्राई कर सकें हम इसको शिफ्ट कर देंगे अपनी ईवी बिज़नेस पे। तो देखिए, एम्प्लॉयज़ को ऐसा नहीं करते कि भाई हम अपना बिज़नेस बंद कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम जा रहे हैं, अब तुम अपना देखो। नहीं, वो चाहते हैं फॉर एज ए कम्युनिटी भी हम सर्व करें अपने एम्प्लॉयज़ को। तो वो ये रिवाइवल बिज़नेस भी अपना लेके आ रहे हैं। और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट भी बोल रही है कि हम सपोर्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर रहे, तो अभी टॉक्स जारी है। आई एम श्योर टाटा ने कुछ जब ये अनाउंसमेंट किया होगा या नेगोशिएशन किया होगा, इसके बारे में भी कोई पॉइंट रखा ही होगा कि भाई अगर हम ऐसा एग्रीमेंट करते हैं सेटअप करने का स्टील प्लांट, तो आप हमें बदले में इसके लिए क्या दोगे। मतलब अगर हम अपनी ईवी प्लांट सेटअप करते तो आप बदले में अपना स्टील बिज़नेस में क्या दोगे हमें। बट हाँ, ऑब्वियसली जब तक वो सब चीज़ ऑफिशियल नहीं है तो आप कभी डिस्कस नहीं कर सकते वो सब चीज़। ये चीज़ तो है। फिर उसके बाद पोर्ट टेल बोट स्टील वर्क्स, ये है मेजरली जहाँ पे टाटा का जो मेन बिज़नेस है, तो वहाँ से इन लोग प्रोडक्शन करते हैं। और ये यूके का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील है, स्टील प्रोडक्शन यूनिट है, जो कि टाटा अभी चला रही है। वो हो सकता है वो आने वाले टाइम में बंद भी कर दिया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इन रफ ईयर फॉर आईटी कंपनीज वांट मोर वर्क फ्रॉम ऑफिस। तो देखिए, आईटी कंपनीज जो कि कोविड के टाइम में सबसे पहले गई थी कि नहीं भाई हमें वर्क फ्रॉम होम चाहिए, वर्क फ्रॉम होम करना है, तो अब वही कंपनी जो है सबसे पहले बोल रही है कि नहीं अब हमें वर्क फ्रॉम ऑफिस ही चलाना है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हिट हुआ है। अजीम प्रेम जी जो है, ऋषित प्रेम जी जो है, उन्होंने ये भी चीज़ बोला है कि भाई हमारा जो वर्क फ्रॉम ऑफिस है वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्टिविटी है एम्प्लॉयज़ की वो कम होती जा रही है वर्क फ्रॉम होम से। तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द जो है एम्प्लॉयज़ शिफ्ट करते जाए। टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस वगैरह में काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया है, स्पेशली वुमेन फोक्स ने
तो मेनली टीसीएस के वर्क फ्रॉम ऑफिस के कारण छोड़ दिया, क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा था, लोग अपने आप को वैसे सेटअप कर चुके थे कि भाई अब हम वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे। तो वर्क फ्रॉम ऑफिस जब भी आ रहा है तो लोगों को थोड़ा दिक्कत तो जा ही रहा है इस चीज़ को एडजस्ट करने में। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, लिमिटेड इम्यूनिटी वेवर टू इंडियन डिप्लोमेट्स इन यूके एज लंदन ऑफिस प्रोब्स खालिस्तानी अटैक ऑन मिशन। देखिए, ये न्यूज़ क्या है, बेसिकली है तो ये पॉलिटिकल न्यूज़, बट मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए न्यूज़ को टेकअप किया। लिमिटेड इम्यूनिटी वेवर एक्चुअली क्या होता है, जितने भी जो डिप्लोमेट्स होते हैं ना इंडिया की तरफ से, जो कि राजदूत होते हैं बोलते हैं जिसे, जो डिप्लॉय होते हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो एक अगर आपका आईएफएस अगर चॉइस है तो आपका ऑब्वियसली ये एम तो ज़रूर रहता है कि कोई अच्छे कंट्री में आपकी पोस्टिंग हो जाए, और एक इंस्पिरेशन भी हो सकता है बोल सकते हो। बट अभी फ़िलहाल जो अनफॉर्चुनेट कुछ न्यूज़ सुनने को मिल रहा है कि खालिस्तानी अटैकर्स ने इंडियन जो आपके जो ऑफिसेज है उधर, हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स और एम्बेसडर्स के, बेसिकली इंडियन एम्बेसी के सामने इन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह किया, और सेफ्टी वगैरह को लेके अब इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी कंसर्न है कि भाई हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी सेफ्टी का क्या अश्योरेंस है उधर। तो उस चीज़ को लेके जो है, अभी जब खालिस्तान में जो अटैक हुआ था यूके में, मतलब खालिस्तान लोगों ने जब अटैक किया था, खालिस्तान के प्रो खालिस्तानीज जब अटैक किए थे यूके में, तो अब उसी इन्वेस्टिगेशन को लेके यूके गवर्नमेंट जो है वो कर रही है और इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो उन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई आप जो अपना डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है कुछ देर के लिए वेव ऑफ कर दीजिए। मतलब डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मतलब आप हमसे बिना पूछे या हमारे बिना अग्रीमेंट के आप हमारे डिप्लोमेट्स पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, ऐसा कंट्रीज़ के बीच में अग्रीमेंट रहता है। तो क्योंकि अब ये इन्वेस्टिगेशन अगर होगा और ये जो हमारे जो डिप्लोमेट्स है ये विटनेसेस थे इवेंट्स के, तो ऑब्वियसली इनसे भी पूछताछ होगी कि भाई आपने क्या देखा, किस टाइम पे हुआ, क्या प्रोटेस्ट हुआ। विदाउट दिस थिंग आप सोचो वो इनफैक्ट क्वेश्चंस भी नहीं पूछ सकते, इतना स्ट्रांग रहता है ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। तो अब जो है गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को बोली है कि भाई आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वेव ऑफ करिए। इंडियन गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर दिया और ये चीज़ बोला है कि भाई जल्द से जल्द इस इन्वेस्टमेंट को कंक्लूड करिए। ट्रायल स्टेज में जैसे इन्वेस्टिगेशन पहुंचेगा आपका डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वेव ऑफ हो जाएगा। और इस चीज़ के लिए इंडियन ने ये भी बोला, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि हम सबसे ज़्यादा हमें विक्टिम बनाया जाता है अलग अलग कंट्रीज़ में ये सब चीज़ों को लेके, कहीं टेररिज्म को लेके, कहीं खालिस्तानीज़ को लेके। तो अब ये टाइम आ गया कि अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ भी हमारे सपोर्ट पे खड़े रहे और हमारे डिप्लोमेट्स को अच्छा खासा सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। और अगर जैसे यूके ये स्टांस लेता है तो ये एक एग्जाम्पल सेटअप हो जाएगा अदर कंट्रीज़ के लिए भी। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, ब्रिक्स एनएसए मीट इन साउथ अफ्रीका टू एक्सप्लोर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। देखिए, ब्रिक्स जो है वो नेशन मेंबर कंट्रीज़ जो है वो अभी मिलेगी साउथ अफ्रीका में। उनके जो बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स है वो मिलेंगे। तो इंडिया और रशिया के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र्स है वो लोग बेसिकली ये मिलेंगे कि भाई हमारा डिफेंस कोऑपरेशन कैसे बढ़ाया जाए, कैसे सिक्योरिटी और बढ़ाया जाए। इंडिया और चाइना के जो है हमारी तरफ से, जो इंडिया के जो अजीत डोवाल जो है और चाइना के काउंटर पार्ट वैंग यी, वो भी मिलेंगे। और अपना जो अब पता नहीं इसमें सिक्योरिटी मेजर्स में वो क्या बात करेंगे, क्योंकि इंडिया और चाइना के तो ऑलरेडी बॉर्डर टेंशन्स काफ़ी अभी बढ़ रखे हैं, और मतलब 2020 से इनफैक्ट बढ़ रखे हैं। और इंडिया और चाइना ने तो इंडिया ने स्पेशली काफ़ी हार्ड स्टांस भी दिखाया है इस चीज़ को लेकर कि भाई रिलेशंस तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक बॉर्डर पे चीज़ें नहीं सुधरें। तो इंडिया में कहूँगा काफ़ी अभी हार्ड स्टांस दिखाया, तो ज़्यादा कोऑपरेशन तो इस चीज़ में होना थोड़ा मुश्किल ही है। बट हाँ, बातें तो होंगे तब भी। हमारी तरफ से अजीत डोवाल जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, टेक कंपनी से नो टू मोर लॉज स्टैट्यूटरी बॉडी टू रेगुलेट एआई। देखिए, टेक कंपनीज जो है अभी थोड़ा अपोज कर रही है कि भाई आप जो है एआई रेगुलेट करने बोल रहे हैं, एआई रेगुलेट करने बोल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा अच्छे से अगर आप ज़्यादा रेगुलेट करोगे तो हम जो है इनोवेशन थोड़ा सा हमारा हैम्पर हो सकता है। इन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई आप जो एक बॉडी बना रहे हो जिसका नाम है AIDAI, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनका जो काम रहेगा वो यही एआई के चीज़ों को रेगुलेट करना रहेगा। एआई में अगर कुछ कंसर्न रहता है तो उस चीज़ का मेन जो एक बॉडी रहता है ना, हर चीज़ का एक कमेटी रहता है। तो जैसे सिक्योरिटीज़ मार्केट का जो है सेबी है, तो वैसे ही AIDAI भी बनाएंगे। AIDAI बनाने से पहले ना एक और कमेटी था जो कि ट्राई ने सजेस्ट किया था, दैट इज़ डेटा डिजिटलाइजेशन एंड मोनेटाइजेशन काउंसिल, दैट इज़ DDMC। अब उसी को रीनेम करके AIDAI कर दिया गया। तो जो इंडस्ट्री बॉडी है वो ये कह रही है कि भाई आप जो है ये जो लॉज बना रहे हो, थोड़ा सा एक बार एग्जिस्टिंग लॉज को तो स्टडी करो।
एआई नहीं बोल जो इंडस्ट्री ने बोला है कि भाई जो लॉज बनाए जा रहे हैं, जो रिकमेंडेशंस आ रहे हैं ट्राई की तरफ से, वो एग्जिस्टिंग लॉ को तो कंसिडर ही नहीं कर रहे। आप एग्जिस्टिंग लॉ को भी तो एक बार कंसिडर करके उस पर इम्प्रूवमेंट भी तो दो। अगर मान लो आपका एग्जिस्टिंग लॉ कुछ बोलता है और आप नए लॉ से उस चीज़ का टोटली ऑपोजिट बोल रहे हो, तो वो चीज़ तो पहले बात तो मतलब नहीं है। और एग्जिस्टिंग लॉ अगर वो चीज़ बोल ही रहा है तो आप उसको इम्प्रूवमेंट करो ना, ताकि कंप्लायंसेस में थोड़ा सिंप्लिसिटी बढ़े। तो इस चीज़ का थोड़ा सजेशंस दिया गया है इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, फॉरेन एसेट्स सेक्टर की टेरेन इन आईटीआर। देखिए क्या होता है कि फॉरेन एसेट्स जो है इंडिया के जो सिटीजन्स है जो बाहर अपने फॉरेन एसेट्स होल्ड करके रखते हैं, वो इनकम टैक्स में उसका डिस्क्लोजर थोड़ा देखिए स्ट्रिंजेंट तो हो गया आज के रेट में। कई सारा चीज़ ऐसा आ जाता है कि भाई आप अगर नहीं डिस्क्लोज करोगे तो तुरंत पेनल्टी या फाइन या एक हेफ्टी अमाउंट आपको पे करना पड़ सकता है। वैसे ही एक फॉरेन एसेट्स रिलेटेड ये चीज़ है कि भाई फॉरेन एसेट्स इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ है, जो कि मान लीजिए बाहर में काम कर रहे थे, और बाहर में जब वो काम करते तो उन्हें भी ईसॉप इशू होता है। जैसे कि अब जैसे इंडिया में भी एक फ़ंड है न्यू पेंशन स्कीम, आपको पता होगा। और एक्चुअली एनपीएस अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे बाहर भी जैसे क्या है कि 401 के जो है उसमें यूके में यूएस में ये चीज़ होता है, तो वो लोग भी ये अकाउंट्स को रिपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब जब भी ये अकाउंट्स बनती है तो इनको रिपोर्ट नहीं करते। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे ईसॉप वगैरह इशू होती है, वो लोग का डेट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि क्या होता है कि इंडिया के आईटीआर में ना आपको सब चीज़ फाइल करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन एसेट्स, कि आपने वो एक्वायर कब किया, आपका कॉस्टिंग क्या था, आज के रेट में उसका वैल्यू क्या है, कौन इसके बेनिफिशियल ओनर से बहुत डिटेल्स लेने पड़ते हैं। तो इंडियन जो एम्प्लॉयज़ है जो बाहर से भी इधर शिफ्ट हो चुके हैं इंडिया में, वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब इसका वैल्यूएशन कैसे करें, हम तो टाइम टू टाइम एक पर्टिकुलर उस पर तो नहीं लिए एसेट को। डेट ऑफ एक्विजिशन बोल रहे, डेट ऑफ एक्विजिशन एक रहे तो बात करें, हमारा तो मल्टीपल डेट ऑफ एक्विजिशन है। क्योंकि देखिए वेस्टिंग होता है, आपने देखा होगा कि जब भी कोई कंपनी का अगर ईसॉप वेस्टिंग होता है तो वो एक साथ में सारा नहीं हो जाता। आप 10 साल काम करते हो तो आपको 10 साल के हिसाब से ईसॉप मिलता है, वो अलग अलग ईयर में वेस्ट होता है। तो भाई हमारा जब ये एसेट है वो अलग अलग ईयर में वेस्ट हो रहा है। कुछ सेम ईयर का एसेट भी अलग अलग टाइम में वेस्ट हो रहा है, कोई जून में वेस्ट हो रहा है, कोई सितंबर में वेस्ट हो रहा है। तो हम ऐसे पर्टिकुलर डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं लिख सकते इसमें। फिर उसके बाद उन्होंने एक चीज़ बोला कि वैल्यूएशन भी हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हम वैल्यूएशन भी कैसे करें। फिर 401 के का जो प्लान्स है उसको जो फॉरेन एसेट्स का शेड्यूल है उसमें आईटीआर ने एक स्पेशली एक कॉलम नहीं दिया गया है कि भाई कैसे रिपोर्ट करने के लिए, तो उन्होंने एक एनी अदर कैपिटल एसेट में डाल दिया उस कैटेगरी को। तो कहना ये भी कि भाई इसे जो है आपको एक सेपरेट कैटेगरी बनाना चाहिए। अगर आप कहीं पे भी चूक होते हो डिस्क्लोजर से तो आपको 20 लाख तक का फ़ाइन भी हो सकता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम से कोई सिंपल मिस्टेक से आपको 20 लाख का फ़ाइन हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ फ़ाइन भी आपका अप टू 20 लाख का लिमिट है। तो वो भी चीज़ जो है एसएससी उससे भी परेशान है। और अगर आपका कुछ रिपोर्टिंग में कुछ गलत हो जाता है और एसेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपने इंटेंशनली किया, तो 120% तक आपको जो है अमाउंट पे करना पड़ सकता है ऑफ द टैक्स अमाउंट। फिर उसके बाद 401 के का अगर अकाउंट छोड़ भी देगा एक चीज़, तो कई बार क्या होता है कई सारे स्टॉक्स वेस्ट भी नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए कोई बंदा है भाई 10 साल काम किया है और उसका जो वेस्टिंग है वो पीरियड स्टार्ट होगा उसके 15th ईयर से, मान लीजिए 2020 से लेकर 2030 उसने काम किया एंड वो इंडिया में 2031 में आ गया है और उसका वेस्टिंग चालू हो रहा है 2032 से, तो उसका ये चीज़ है कि वेस्टिंग अभी तक चालू भी नहीं हुआ। बट इनकम टैक्स का ये कहना है कि आप उससे भी डिस्क्लोज़ कर दो, भले ही आपका ये 401 में दिखा नहीं रहा होगा, बट ये आपका क्योंकि फॉरेन एसेट है आप इसे भी डिस्क्लोज़ कर दो। तो ऑन अ सेफर साइड गवर्नमेंट ये चीज़ बोल रही है कि जितना भी आपके पास एसेट है वो चीज़ डिस्क्लोज़ कर दो। फिर देखा जाए अगर 401 का जो रिपोर्टिंग है ना, वो गवर्नमेंट के बीच में कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये लोग इसका इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। बट होता क्या है, और वो कोई एसेट के दौर पे मतलब आपको रिपोर्ट करना भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई कैटेगरी तो है नहीं। बट गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाल के बोल दिया है कि जितने भी एसेट है ऑल योर फॉरेन एसेट्स हैव टू बी डिस्क्लोज्ड इन योर रिटर्न। तो अब वो कितने हैं एसेट, मतलब क्या वो वेस्टेड स्टॉक्स भी आएंगे क्या नहीं आएंगे, इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो इट इज़ बेटर टू सेफ जब एक थंब रूल लगाया जाता है कि भाई अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही इनकम टैक्स में तो द सेफर रूल इज़ डिस्क्लोज एवरीथिंग। तो वही चीज़ अभी इनकम टैक्स में बोल रहा है कि रिपोर्ट व्हेन इन डाउट, वो रूल का एक आइडियम बोल सकते हैं कि रिपोर्ट व्हेन इन डाउट। तो ये चीज़ है कि भाई ये एक न्यूज़ है। और फिर एक लास्ट
दिक्कत जो इस चीज़ से आ रही है फाइनेंशियल ईयर वर्सेस कैलेंडर ईयर। बाहर अगर आपने देखा होगा तो लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। मान लीजिए 2000 जनवरी से लेके मार्च के बीच में 2023 में आपको कोई एक कैपिटल गेन का प्रॉफिट हो गया, तो अब वो कैपिटल गेन का प्रॉफिट आप उधर तो 2024 में डिस्क्लोज़ करोगे और इधर आपको 2023 में आप डिस्क्लोज़ नहीं करोगे कि 2024 में डिस्क्लोज़ करेगा, उसका कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो अब इंडिया में अलग कैलेंडर ईयर है, उधर एक अलग, मतलब इंडिया में अलग फाइनेंशियल ईयर है, उधर कैलेंडर ईयर कोई फाइनेंशियल ईयर माना गया है। तो मतलब इस चीज़ से एसएससी को बहुत दिक्कत जा रही है। अब देखते हैं, तो ये चीज़ कहना है कि भाई थोड़ा सा एक्सपर्ट एडवाइस लो और सीए वगैरह के थ्रू ही अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करवाओ। इसी से जैसे मैंने आपको बताया सैटरडे भी एक न्यूज़ आया था सैलरीड एम्प्लॉयज़ लोग को लेके, मैं वो न्यूज़ को भी जल्द से जल्द आपको जो है सैटरडे का न्यूज़ जब कवर करूँगा तो उसे भी डिटेल में कवर कर दूँगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, टॉप to boost digital capabilities, the domestic banks लीव टेक्स फ्रॉम टॉप टेक कंपनीज। छोटा सा न्यूज़ है, मुझे लगा कि भाई जितने भी जो सैलरीड लोग हैं जो ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको टेक सेक्टर में या इन सब कंपनीज़ में अगर जॉब कर रहे हैं, जैसे कि ट्विटर हो गया, एप्पल हो गया, अमेज़न हो गया, ओला हो गया, फ्लिपकार्ट, ओरेकल, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, आप ये इस टाइप के अगर कोई आईटी कंपनीज़ में काम कर रहे हो एंड आपका डिपार्टमेंट आईटी वगैरह का है, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि बैंक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा पे में हायर कर रहे हैं इन एम्प्लॉयज़ को। क्यों? क्योंकि देखिए टेक इज़ दी न्यू व्हाट यू से, मतलब टेक सारे चीज़ों को आजकल कंट्रोल कर रहा है। सो अब बैंक्स वगैरह ये चीज़ चाहते हैं कि भाई हम भी अपना टेक्नोलॉजी एकदम अप टू डेट रखें, हम भी अपने सिक्योरिटी कंप्लाइंसेस, सिक्योरिटी ब्रीच वगैरह जो ना हो वो सबको एकदम अप टू डेट रखें। तो ये सब के लिए जो है टेक कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को भी हायर किया जा रहा है। जैसे कि कोटक महिंद्रा हैड हायर्ड more than 200 engineers from Amazon, Twitter and other global banks। फिर उसके बाद AI इंजीनियर्स, ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ये सब तो मेन डोमेन है ही टेक कंपनीज़ का। तो उसका फिर फ़ायदा उठाने के लिए बैंक्स वगैरह जो है टेकीज़ को हायर कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, सेबीज न्यू ESG रेगुलेशंस पोस्ट चैलेंज फॉर टॉप फर्म्स। देखिए क्या है कि सेबी ने अभी थोड़ा ESG नॉर्म्स को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, सेबी ने ये तक बोल दिया है कि भाई आपके अगर सिक्योरिटी ब्रीचेस हुए हैं तो वो भी आप ESG में रिपोर्ट करोगे प्रॉपर डिटेल में, कैसे क्या ब्रीच हुआ, कितना आपका डेटा लीक हुआ, क्या नहीं हुआ। अब होता क्या है कि इतना डिटेल में जब आप एक लीक करते हो, मतलब इतने डिटेल में कोई इन्फॉर्मेशन देते हो, तो कंपनीज़ वगैरह को डर लगा रहता है कि यार हम इतने डिटेल में अगर इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि रिक्वायर्ड ना भी हो शेयरहोल्डर्स को, तो थोड़ा सा एक तो टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा और हम अपने सीक्रेट्स पे लीक कर देंगे बिजनेसेस के। तो वो चीज़ के लिए कंपनी जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उनको ऐसा लग रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड सेबी ने जो इम्प्लीमेंट करना चालू किया है ESG का, वो देखिए वो ये है कि टॉप कुछ कंपनीज जैसे कि टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज बाय मार्केट कैप, उन्हें ये सब कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबके ऊपर नहीं है अभी तो फिलहाल, बट हाँ आई एम श्योर जैसे जैसे टाइम आते जाएगा तो सारे लिस्टेड कंपनीज़ के ऊपर हो सकता है ये कंप्लाइंसेस करने लगे ये सब चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इंडिया सीक्स टू इंश्योर FTA SOPs आरंट यूज्ड फॉर डंपिंग स्टील। देखिए इंडिया जो है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि UK के साथ अभी FTA कर रही है, और ये सब में इंडिया जो है अपने रूल्स और रेगुलेशंस को थोड़ा अमेंड करेगी, और सिमिलरली UK भी उसको अमेंड करेगी कि भाई इंडिया के गुड्स जो एक्सपोर्ट होकर जा रहे हैं इंडिया से UK में, और UK के गुड्स जो कि इंडिया में इंपोर्ट होकर आ रहे हैं, तो वो सबको एक नॉन ट्रेड बैरियर या ट्रेड बैरियर भी एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा ना लगे। ठीक है, ताकि वो भी इक्वली कंपेटिटिव हो एक दूसरे के मार्केट में। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए UK के साथ इंडिया ने FTA किया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाइना के कोई कंट्री की गुड्स जो है वाया UK इंपोर्ट होके इंडिया में आ जा रहा है। तो इंडिया ये चीज़ चाह रही है कि भाई FTA नॉर्म्स को हम थोड़ा स्ट्रिक्ट करें, ताकि ये इस चीज़ की प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को इंडिया बूस्ट करने की कोशिश कर रही है स्टील प्रोडक्शन में। इंडिया का जो मिशन है, विजन है, वो 300 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील कैपेसिटी बाय 2030
और अभी प्रेजेंट लेवल कितना है 161 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट डबल करना चाहता है इंडिया अपना जो स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय 2030। अगर हम इस टाइप के स्टेप्स नहीं लेंगे, एफटीएस को थोड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर नहीं करेंगे, तो हो सकता है उससे इंडिया के इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी काफ़ी हैम्पर होगा। इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ है वो पीएलआई वगैरह के लिए भी थोड़ा सा स्टील इंडस्ट्री को भी दिया गया है, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टील को दिया गया है, सो दैट उस टाइप के स्टील का इंपोर्ट बंद हो जाए। अगर स्टेट्स की बात करें तो कुछ स्टेट्स काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, जहाँ पे स्टील की रिसोर्स ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, आयरन की रिसोर्स। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, यूजिंग सोशल मीडिया टू हेल्प टैक्स पेयर्स। देखिए ये न्यूज़ क्या है कि सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं कंपनीज़ वगैरह, गवर्नमेंट जो है टैक्स पेयर्स को हेल्प करने के लिए, ताकि वो अपना टैक्स पेमेंट वगैरह कर पाए। अदर देन दिस गवर्नमेंट जो है टैक्स का जो चीज़ें सब ऑनलाइन करना चाह रही है, जैसे कि भाई फेसलेस असेसमेंट चालू कर दिया, ऑनलाइन असेसमेंट चालू कर दिया, आपको नोटिस भी सब ऑनलाइन सिस्टम जनरेटेड आ जाते हैं। थोड़ा देखिए प्रॉब्लम होता है ये सब चीज़ें, क्योंकि क्या होता है कई बार जो टैक्स के जो नोटिस है वो इतने कंप्यूटराइज रहते हैं कि स्टार्टिंग में जीएसटी में अगर आपको 2 रुपये 3 रुपये का भी कोई डिफरेंसेस होता था जीएसटी में, तो वो नोटिस आ जाते थे। तो अभी ये सब चीज़ को लेके थोड़ा सा ध्यान दिया जा रहा है। और लेकिन चीज़ भाई टैक्स अगर फेसलेस असेसमेंट होगा तो वो ब्राइबरी वगैरह का चीज़ भी ख़त्म हो जाता है, ये भी एक चीज़ का है बेनिफिट तो है ही। और अगर मान लीजिए सोशल मीडिया पे जैसे अगर किसी को ग्रीवियंस अगर अपना एड्रेस करवाना है, तो कई बार क्या होता है एसएससी जो है ट्विटर के थ्रू मैक्सिमम जो यूज्ड है अपने सीबीडीटी और अदर अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई ट्विटर वगैरह के थ्रू अपना ग्रीवेंस को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि भाई इनके जो भी ग्रीवेंसेस है टैक्स पेयर्स के, वो तुरंत से तुरंत बैक एंड टीम से एड्रेस होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, फेड रेडीज अनदर रेट हाइक इन पिवटल वीक फॉर सेंट्रल बैंक। फेड जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एनालिस्ट की भाई वापस से रेट हाइक करेगा। बीच में फेड ने पॉज किया था, बट हालांकि उन्होंने बोल दिया था कि हमारा अकोमोडेटिव स्टांस रहेगा या कि हॉकी स्टांस रहेगा हमारा, कि भाई हम आगे भी आने वाले टाइम में रेट बढ़ा सकते हैं। तो उनका भी ये चीज़ एक्सपेक्टेड है कि रेट बढ़ाएंगे हम। फिर उसके बाद मस्ट से ट्विटर विल चेंज लोगो टू एक्स बिड एडेड टू बर्ड। नॉर्मल यूज़र हेडलाइन से आपको समझ में आ रहा होगा भाई, ट्विटर के जो लोगो है और ट्विटर के जो ओनर है वो उससे चेंज करेंगे अपना लोगो। वो जैसे स्पेस एक्स होता है वैसे सब में एक्स लगाते जाते हैं, तो इसमें भी वो एक्स लगा देंगे, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों रियल एस्टेट से रिलेटेड है कि रोबस्ट होम सेल्स इंप्रूव रियल्टी कंपनीज लिक्विडिटी प्रोफाइल। रोबस्ट होम सेल्स हो रहे हैं, मतलब एज एन सेल्स जो हाउसिंग वगैरह के रिलेटेड है, स्पेशली रियल एस्टेट जो रेसिडेंशियल है वो काफ़ी हद तक बढ़ते जा रहा है। अब देखिए इसका रीज़न बस आप ये बोल सकते हो कि डिमांड बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन क्योंकि बढ़ रहा है, सब लोग ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसके कारण हो रहा है। ऐसे मार्केट का स्थिति बहुत अच्छा तो नहीं है। देखिए इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, मार्केट में अभी भी लोग थोड़ा सा एक्सपेक्ट तो कर ही रहे कि रिसेशन हिट कर सकता है, तो उस सेंस से तो देखिए इम्प्रूवमेंट नहीं है। बट हाँ, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ते जा रहा है, लोग ज़्यादा माइग्रेट हो रहे हैं रूरल टू अर्बन, तो वो सब के कारण भी थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा डिमांड देखने को मिल रहा है। 13 to 14,000 करोड़ इनके कैश एंड बैंक बैलेंसेस में सिर्फ टॉप 11 रियल एस्टेट कंपनीज़ के। और ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें तो 50% से ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है। आज का लास्ट न्यूज़ दोस्तों, एफपीआईज में वेट फॉर सम स्टीम टू ब्लो ऑफ अ रेड हॉट स्टेट। ये न्यूज़ दोस्तों बस यही है कि एफपीआई वगैरह जो है अभी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट फिलहाल कुछ तक भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इंडियन मार्केट पे इन्वेस्टमेंट अभी करना ठीक रहेगा। कई एफपीआईज ने प्रॉफिट भी बुक कर लिया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ये हॉट मनी है। फॉर द टाइमिंग बस ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में इनको मार्केट में बस उछाल देखने मिल रहा है, इकोनॉमी से इनको कोई खास मतलब नहीं रहता। मार्केट में उछाल देखने को मिलता है, इन लोग तुरंत इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ही मार्केट गिरता है ये लोग तुरंत छोड़ के भाग जाते हैं। तो अभी जो है कुछ एफपीआईज इन्वेस्ट करके बुक कर चुके प्रॉफिट, कुछ जो है वो ऑलरेडी वो थोड़ा और वेट करेंगे मार्केट बढ़ने का। मार्केट अभी आपको पता है ऑल टाइम हाई में चल रहा है, थोड़े बहुत करेक्शंस हुए भी अभी लास्ट क्लोजिंग डे में। तो अब जो है एफपीआईज कुछ इन्वेस्ट करके चले गए, मतलब कुछ अपना पैसा लेके वापस जाते जा रहे हैं, एंड कुछ ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों, हैव अ नाइस डे।